नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्ज़ाम के करंट अफेयर शो के 82वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन का 5वीं बार सदस्य चुना गया। पाकिस्तान ने चीन, रूस और क्यूबा के साथ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सीटों पर जीत हासिल की है। पाकिस्तान को ये जीत मानवाधिकार के मामले में उसके खराब रिकॉर्ड के बावजूद मिली। पाकिस्तान के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर विभिन्न मानवाधिकारी समूहों के विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने उसे दोबारा चुन लिया। पाकिस्तान इस परिषद के लिए 5वीं बार चुना गया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च मानवाधिकार निकाय के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र की 4 सीटों पर 5 उम्मीदवारों में से पाकिस्तान को सर्वाधिक मत मिले हैं। पाकिस्तान ने चीन, रूस और क्यूबा के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुप्त मतदान में पाकिस्तान को 169 मत मिले। पाकिस्तान के बाद उज़्बेकिस्तान को 164, नेपाल को 150 और चीन को 139 मत मिले। 193 सदस्यीय महासभा में सऊदी अरब को केवल 90 वोट मिल पाए और वह इस दौर से बाहर हो गया। मानवाधिकार परिषद के नियमों के अंतर्गत भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को सीटें आवंटित की जाती हैं। 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में 15 सदस्यों का चुनाव पहले ही हो चुका था, क्योंकि अन्य सभी क्षेत्रीय समूह के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पाकिस्तान फिलहाल 1 जनवरी 2018 से मानवाधिकार परिषद का सदस्य है। फिर से चुने जाने पर उसे परिषद के सदस्य के तौर पर 3 साल का एक दूसरा कार्यकाल मिल गया है, जो कि 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। मानवाधिकार परिषद की स्थापना साल 2006 में पहली बार हुई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है जो मानवाधिकारों की रक्षा करता है एवं उनको बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1946-47 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में की थी। इसका मुख्य कार्य प्रतिवेदन तैयार करना, अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल, नागरिक स्वतंत्रता, स्त्री दशा एवं मानवाधिकार संबंधी विषयों पर अपनी अनुशंसाएं प्रकट करना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 मार्च 2006 को एक नए मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया था। इस 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद ने 53 सदस्यीय मानवाधिकार आयोग का स्थान ले लिया है। मानवाधिकार परिषद के प्रत्येक सीट की अवधि 3 वर्ष होती है। मानवाधिकार उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख मानवाधिकार अधिकारी होते हैं। इसके प्रत्येक सीट की अवधि 3 वर्ष होती है। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नंबर 2, रूस ने तैयार की दूसरी कोरोना वैक्सीन। रूस ने अपनी दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपीवैक कोरोना को मंजूरी दे दी है। एपीवैक कोरोना को यह मंजूरी प्रारंभिक चरण के अध्ययन के बाद मिली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि देश ने दूसरी कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत की है। यह नई कोरोना वैक्सीन इससे पहले तैयार हुई वैक्सीन के 2 महीने बाद आई है, क्योंकि इससे पहले रूस दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भी आधिकारिक तौर पर रजिस्टर कर चुका है। आपको बता दें कि स्पुतनिक 5 के लिए रूस को देश और विदेश में वैज्ञानिकों की व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा था। स्पुतनिक 5 को मंजूरी देने के बाद रूस इस साल अगस्त में कोविड-19 वैक्सीन को नियामक स्वीकृति देने वाला पहला देश बन गया था। नंबर 3, HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए की हेल्थी लाइफ प्रोग्राम की शुरुआत। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक और अपोलो हॉस्पिटल्स ने हॉलिस्टिक केयर सॉल्यूशन यानी पूर्ण स्वास्थ्य सेवा समाधान, जिसका नाम हेल्दी लाइफ प्रोग्राम है, लॉन्च करने के लिए साथ आए हैं। यह कार्यक्रम HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए शुरू किया जाएगा ताकि ग्राहकों के लिए प्रक्रिया को सुविधाजनक और आसान बनाते हुए स्वस्थ जीवन को सुलभ और सस्ता बनाया जा सके। इस प्रोग्राम के अनुसार ग्राहकों के पास अपोलो के डिजिटल प्लेटफॉर्म अपोलो 24/7 पर नो कॉस्ट पर इमरजेंसी अपोलो डॉक्टर की एक्सेस होगी। इसमें और भी कई अन्य लाभ भी होंगे, जैसे कि भुगतान के विकल्प का चयन और सभी अपोलो अस्पतालों में इलाज के लिए फाइनेंस में सुलभता। ग्राहक हेल्थ केयर चेन में किए गए मेडिकल खर्चों के लिए भुगतान करने के लिए अधिकतम 40 लाख रुपए के असुरक्षित ऋण यानी कि अनसिक्योर्ड लोन्स का भी लाभ उठा सकते हैं। टीवी TRP घोटाला। हाल ही के दिनों में कुछ प्रमुख न्यूज़ चैनल्स के नाम TRP घोटाले में सामने आए हैं। TRP को जारी करने वाली बॉडी का नाम है बार्क यानी कि ब्रॉडकास्ट
ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। यह एक इंडस्ट्री बॉडी है जिससे एडवर्टाइजर्स, एजेंसियां और ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां चलाती हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या प्रक्रिया होती है बार्क की जब वो टीआरपी निर्धारित करता है। बार्क कुछ घरों में बैरोमीटर स्थापित करके टीआरपी को मापता है। इन्हें पीपल्स मीटर कहा जाता है और यह उनके टीवी सेट से जुड़े होते हैं। यह डिवाइस रिकॉर्ड करता है कि कब तक विभिन्न चैनलों या टीवी कार्यक्रम को देखा जा रहा है। यह डिवाइस देश के अलग अलग 45,000 टीवी सेट से जुड़े हुए हैं। हर गुरुवार को बार्क अपना डेटा जारी करता है। यह ऑडियंस के डेमोग्राफिक जैसे कि उम्र, एजुकेशन, इनकम आदि में बांटकर बताता है कि किसी शो को कितने लोग कितनी देर देख रहे हैं। इस पर चैनल की एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू निर्भर करती है। इसका मतलब यह है कि पूरा देश क्या देख रहा है यह इन 45,000 परिवारों के टीवी पर लगे डिवाइस बताते हैं। बार्क इन डिवाइस को गोपनीय रखता है लेकिन छेड़छाड़ के आरोप पहले भी रखते रहे हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर के आरोप इसी कड़ी में नए आरोप हैं। फिकी और अर्नस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भारत का टीवी उद्योग 78,700 करोड़ रुपए का रहा। इसमें भी एडवर्टाइजर्स के लिए टीआरपी ही मुख्य क्राइटेरिया रहा एडवर्टाइज करने का। दोस्तों आइए जानते हैं टीवी चैनल्स टीआरपी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। टीवी चैनल्स दो तरह से टीआरपी को प्रभावित करते हैं। पहला, यदि उन्हें पता चल जाए कि बैरोमीटर या पीपल मीटर कहाँ लगे हैं तो वे उन परिवारों को सीधे कैश या गिफ्ट के जरिए अपने चैनल देखने को प्रेरित करते हैं। दूसरा, वे केबल ऑपरेटर्स या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स के जरिए यह सुनिश्चित करते हैं कि दर्शकों को उनके चैनल सबसे पहले दिखे। नंबर 5, स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती। भारत के मिसाइल मैन के रूप में विख्यात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती 15 अक्टूबर 2020 को मनाई गई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से एक डीआरडीओ और इसरो में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1998 के द्वितीय पोखरण परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 2002 में कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए और 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षण, लेखन और सार्वजनिक सेवा में लौट आए थे। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। कलाम साहब ने अपने जीवन में ऐसे कई कार्य किए हैं जिसके कारण सभी धर्मों और संप्रदायों के लोग आज भी उनको याद करते हैं। उनके द्वारा लिखी गई किताब आज भी लोगों और युवाओं के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। लोग उनको पीपल्स प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नामों से भी पुकारते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत निम्न में से किस स्थान पर है। आपके ऑप्शन हैं पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि किस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने हेतु खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।